दोस्तों आज रात 8 बजे अगर आपको मेरा लाइव सेशन चाहिए, जैसे मैंने आपको M1 रिवाइज करा के दिया था, M2 रिवाइज करा के दिया था, वैसे ही M3 की बारी है। जो चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो मैं आपको कवर करा के दूंगा। तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके उस वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। वन शॉट फॉर्म में हम पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे। ये जो सम्स है दोस्तों, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे या आपके कॉलेज में जो चीजें पढ़ाया होगा उसके अकॉर्डिंग, और मैं अभी देखो आंसर मैच कर लेना, आंसर सेम है। मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने जा रहा हूँ। यहीं पे आप एक टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर कर सकते हो कि ये यहाँ पे देखो मैं कितना सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हर चीज जब मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों तो उसके पीछे बहुत रिसर्च करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को कितना इजी करके दे दूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसे स्टेप्स दे दूंगा कि आपको इस टाइप के सम में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। चलो आ जाओ। अब देखो 17x विच इज इक्वल टू 3 मॉड 29 है, लीनियर कॉन्ग्रेंस का टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना यहाँ पे जो पार्ट है इसका इनवर्स निकालना है। यहाँ पे क्या 17 है, तो देखो आपको सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड 17 का इनवर्स। आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जो पार्ट लिखा है सेम टू सेम लिखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स की जगह पे ना मैं समझो यहाँ पे कोई एक लेटर ले रहा हूँ, एम। एम नहीं लेता हूँ कि यहाँ पे मॉड है। यहाँ पे समझो मैं अपने मन से कोई भी एक लेटर क्या कंसिडर कर लूँ, समझो पी। और पी अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, और यहाँ पे पी कंसिडर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप वन मॉड और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 29, ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना हर एक सब में। अगर समझो यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18, यहाँ पे पी, और यहाँ पे वन मॉड हमेशा रहेगा, और यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उस तरह से आपको कवर करना है। जैसे अगर देखो इसी टाइप पे अगर मुझे इस सम को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, फाइंड क्या लिखोगे बताओ, पहले किसका इनवर्स निकालोगे, 3 का इनवर्स। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे 1 मॉड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 7। ठीक है सर, पहला स्टेप डन सर, दिमाग में पहला स्टेप आपने बिठा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको ना यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लेने हैं। पहले 1 लो, फिर 2 लो, 3 लो, अप टू 20 तक जाना है दोस्तों। कभी कभी 20 तक आंसर आता है। तो यहाँ पे अलग अलग आप वैल्यूज लोगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग कब यहाँ पे जो वैल्यूज है पूरा का पूरा डिवाइड होगा, वही आपका आंसर है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे 1 लिया, देखो 17 इंटू 1 लिया, उसमें से इसको माइनस करना है, -1, 17 -1 16, फिर इसको डिवाइड करना है, डिवाइड 29। पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। अब सर 17 का नहीं हो रहा है सर, अब 17 इंटू 2 ले रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे अब पी का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ। ठीक है, -1 33 आया, डिवाइड बाय 29, नहीं हो रहा है सर, पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। टेंशन मत लेना, अप टू 20 तक जाओ, कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेगा। 17 इंटू 3 -1 और डिवाइड बाय 29, नहीं मिला सर। सर 17 इंटू 4 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं मिला सर। 17 इंटू 5 देखो करते जा रहा हूं, -1, सॉरी 17 इंटू 5 -1 डिवाइड बाय 29, हौसला बनाए रखना। 17 इंटू 6 -1 और डिवाइड बाय 29, नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 17 इंटू 7 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं आया सर। 17 इंटू 8 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं हो रहा है सर पूरा डिवाइड। जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे नंबर्स चेक करते रहो, करते जाओ आगे। अब समझो मैं 9 चेक कर रहा हूँ, 17 इंटू 9 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं हो रहा है सर। सर 17 इंटू 10 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं हो रहा है सर। 17 इंटू 11 -1 डिवाइड बाय 29, नहीं हो रहा है सर। 17 इंटू 12 -1 डिवाइड बाय 29, सर हो रहा है सर, मिल गया सर। तो ये मैं हमेशा स्टूडेंट को ऐसा स्टेप बताता हूँ कि हर एक स्टूडेंट उस सम को कभी भी कितना भी डेंजर सम आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आया कि यहाँ पे हमारा जो पी का आंसर है दोस्तों, इनवर्स वाला जो पार्ट है पी का, अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे जो पी का इनवर्स, हाँ यहाँ पे आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पी का इनवर्स है, अगर उसकी अगर मैं बात करूँ तो कितना आया दोस्तों, 7।
सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 12। ये हमेशा याद रखना कि मतलब यहाँ पे अगर मैं 12 लूंगा तो इसका प्रॉपर आंसर मैच होता है। तो यहाँ पे अपने को कितना लेना है दोस्तों 12, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब ये समझ में आए। तो अब मैं 17 इनवर्स को किस तरह से लिखूंगा दोस्तों, तो पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों 12, और फिर हम क्या लिखेंगे मॉड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 29। तो ये आपने 17 इनवर्स निकाल दिया। अब ये 17 इनवर्स निकालने के बाद ये आपको समझना चाहिए, ये मैंने 12 यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट डिवाइड हो सर 12। अब ये हो गया सर। हाँ, अब हमें क्या करना है, अपना फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर निकालने के पहले यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो अपना इनवर्स का आंसर आया इंटू 3। तो देखो 12 3 जा कितना होगा 36। और फिर आप अपना फाइनल आंसर लिख दो। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे दोस्तों, x विच इज इक्वल टू 36 लिखोगे, और आगे क्या है दोस्तों मॉड ऑफ 29। और अगर आपने मेरा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो इसका आंसर कैसे निकालते मैंने सिखाया है। क्या मैंने बोला है आपको, क्या करना है 36 से 29 को डिवाइड करना है। कैलसी का हेल्प पूरा लेना है, 36 डिवाइड बाय 29। देखो आंसर क्या आया 1.24137931। ये पूरा जितना पॉइंट आया उसको वैसे ही रखना है। फिर पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है ना दोस्तों उसको माइनस करना है। जो भी आपका ये आंसर आया है -1, अगर पॉइंट के पहले 5 आ रहा था तो -5 करते। तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा 24137931। इसलिए मैं बोला कैलसी में जैसे आया है यहीं पे आप -1 कर दो कैलसी में, तो आपका जो आंसर है कैलसी के अंदर ही फिट है। इतना बड़ा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। अब 0.24 समथिंग समथिंग पूरा लिखा है। अब ये लिखे रहने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया माइनस करने पे, ये आंसर को ये सब रफ वर्क में करना है। इसको हमेशा मॉड वाले, मॉड क्या है दोस्तों 29 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 29 से जो भी मेरा आंसर आया, आंसर जो भी आया, एक सेकेंड ना, मल्टीप्लाई बाय 29, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपना आंसर कितना है 7। तो x विच इज इक्वल टू 7 मॉड 29। तो ये हमारा सीधा सिंपल आंसर आ गया दोस्तों, या तो आप इसको 7 भी रख सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप दिया हूँ, शायद ही इतना सिंपल स्टेप आपको कहीं मिले। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये सब ठीक है सर। अब यहाँ पे देखते हैं सर, सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पी इनवर्स का आंसर कितना आएगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा डिवाइड होगा। चलो ना तैयार करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 आया, -1 करो, इसको माइनस करना है, डिवाइड बाय 7। नहीं सर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 डिवाइड बाय 7। नहीं हो रहा है सर। अब देखो 2 के बाद अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा 1-2 नंबर आगे कर लो। चलो मैं 4 पे आ जा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 पर आप एग्जाम में लाइन वाइज ही जाना, डिवाइड बाय 7। नहीं हो रहा है सर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 डिवाइड बाय 7। हो रहा है सर। देखो 5 पे ही हो गया, मतलब अपना आंसर कितना है दोस्तों 5। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 3 इनवर्स का आंसर क्या आएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मॉड, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। ठीक है, ये हमारा 3 इनवर्स का आंसर आ गया। जैसे आपने पीछे इसका आंसर निकाला ना 17 इनवर्स का, वैसे ही है। फिर हम क्या निकालते हैं दोस्तों एक्स का आंसर। एक्स का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 2 कितना है 10। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। आंसर हम कैसे लिखते हैं, एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है मॉड है, और क्या है सर 7। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, इसको रफ वर्क करना है। देखो 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 7, द आंसर इज 1.42857 समथिंग समथिंग। जो पॉइंट के पहले क्या है 1, तो यहाँ पे जो आंसर आया -1 कर दो। अब जो आंसर आपका यहाँ कैलसी में आया उसको मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों किससे, 7 से। एक थैंक्स तो बनना चाहिए, एक थैंक्स तो बनना चाहिए दोस्तों। इतना सिंपल मैंने आपको करके दे दिया। आगे आपका 3 आंसर है दोस्तों, हो गया। इतने छोटे स्टेप्स में मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब गाइस अगर आप देखोगे ये नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो ये वाला पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 13 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड 13 का हम क्या करेंगे दोस्तों, इनवर्स निकालेंगे। 13 का इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको सिंपल सा स्टेप बताया कि यहाँ पे आप 13 रखो, यहाँ पे पी इनवर्स रखो, और यहाँ पे क्या आएगा 1 मॉड 37। ये हमेशा 1 यहाँ पे रखना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर्स अलग अलग लेना है, अलग अलग नंबर्स लेना है। और जब तक
ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा तब तक आपको सॉल्व करना है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बार बार नंबर्स नहीं ले रहा हूँ, अब अलग अलग नंबर्स लो। मैंने बोला कि अप टू 25 तक आपको जाना है, और ये सबसे सेफ स्टेप है। अगर आपको डिफिकल्ट स्टेप से जाना है तो बुक में जाओ। तो देखो मैं यहाँ पे ना, आप डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि आपकी वीडियो का टाइम लेंथी ना हो, तो यहाँ पे अराउंड आप 20 पे जाओगे तो मैच हो जाएगा। देखो 13 इंटू 20 और -1, सॉरी -1 और डिवाइड में 37। देखो 7 आंसर आया, मतलब मैच हुआ, पूरा डिवाइड हुआ, मतलब हमें पी इनवर्स का आंसर कितना आया 20। तो यहां तक भी थोड़ा लेंथी जाके भी आंसर आता है, तो डरना नहीं है कि इतना आगे तक कौन जाएगा, जाना पड़ेगा, सिंपल स्टेप है तो जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 इनवर्स का आंसर लिखेंगे। 13 इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 20 मॉड 37। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब ये समझ में आने के बाद अब सर क्या करेंगे, अब ये तो बहुत सिंपल स्टेप में सर आपने समझा दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे सर, ये होने के बाद आपको क्या करना है पता है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये जो आपका 20 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 120। और आपका आंसर क्या आएगा, 120 मॉड ऑफ 37। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आता है करने, 120 को डिवाइड करो 37 से, जो भी आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आया, मैंने बोला पॉइंट के पहले क्या है 3 है, उसको माइनस कर दो, माइनस किया, 0 पॉइंट समथिंग आया, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 37 से। 37 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9 मॉड 37। वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यही स्टेप्स आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, फॉलो करना चाहिए। आप अपने आंसर्स को अपने बुक से टैली कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरे जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। चलो मिलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, कॉन्ग्रेंस रिलेशन। अब कॉन्ग्रेंस रिलेशन को आपको किस तरह से समझना है, प्लीज ध्यान से देखो। कभी कभार आपके पेपर में आ सकता है कि ये जो दिया गया है कॉन्ग्रेंस रिलेशन है कि नहीं, तो थियरम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत सिंपल सा पार्ट है। जैसे मेरे पास देखो ये सम है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 446 विच इज इक्वल टू 278, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों मॉड 7। अब पूछ रहे हैं ये कॉन्ग्रेंस रिलेशन है कि नहीं, तो आपको बस क्या करना है पता है, इसका एक थियरम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको इसमें से माइनस करो। देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, वहां कुछ मत देखो, 446 माइनस 278 आपने किया, कितना आंसर आया 168। जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी आपका आंसर आया डिवाइड बाय 7। सर 24 पूरा डिवाइड जा रहा है, अगर पूरा डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रेंस रिलेशन। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए जो है बी को कॉन्ग्रेंस कब होगा, जब हमें क्या करना है दोस्तों, ए माइनस बी लेना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ए माइनस बी लिया और उसको किससे डिवाइड करना है, एन से। अगर ये पूरा डिवाइड हुआ तो मैं इसको कॉन्ग्रेंस बोल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये देखो ये सम, देखो ये 5127 है, 1297 है, और यहाँ पे मॉड 20 है। पहला वाला पार्ट ए है, ये बी है, और ये क्या है दोस्तों एन है। कभी कभी आप इसको एन से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए में से बी को माइनस करो, देखो माइनस किया, और उससे दोस्तों इस 20 को डिवाइड करो। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आपका पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सीआरटी जिसको हम बोलते हैं। सीआरटी भी अपने को बहुत सिंपल स्टेप्स से सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, सीआरटी सॉल्व करने के पहले मैं इसके कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा। ये देखो, ये हमेशा जैसे आपको यहाँ पे सम दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये पहले वाले को हम A1 लेते हैं, इसको हम A2 लेते हैं, इसको हम A3 लेते हैं। कभी कभी ये दो वैल्यूज ही सीआरटी में दिया रहता है, तो हम इसको A1 A2 लेंगे। पर अगर A1 A2 A3, ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसको N1 N2 N3, क्लियर हो गया, स्मॉल n1। अब उसके बाद हम हमेशा कैपिटल एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, कैपिटल एन। कैपिटल एन निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करो, कर दिया तीनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्मॉल देखो, यहाँ पे अब कैपिटल N1 निकालना है। कैपिटल N1 कैसे आएगा, ये देखो n डिवाइड बाय स्मॉल n1, कैपिटल N2 n डिवाइड बाय स्मॉल n2, कैपिटल N3 n डिवाइड बाय स्मॉल n3। बाद में यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स का वही फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज किया, वन, हमेशा वन हम लेते हैं मॉड, और यहाँ पे स्मॉल n1 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 का इनवर्स कैसे निकालते हो मैं सिखाऊंगा। सेम तीनों का इनवर्स निकालने के बाद एक्स बार, यहाँ पे आपको ए एन और एन का इनवर्स लेना है। यहाँ पे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर जो आपका आंसर है यहाँ पे रखना है, और मॉड ऑफ ये आपका एन रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको A1 A2 A3 लिया, फिर N1 N2 N3 लिया, फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही लिया फिर आपने n निकाला। n कैसे निकालते हैं, N1 N2 N3,
ठीक है, ये हो गया। फिर हम n1 निकालते हैं। n1 कैसे निकालते हैं? n डिवाइड बाय n1, n डिवाइड बाय n2, ये n1 है, ये n2 है, और ये n3, n डिवाइड बाय n3। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है सर? इनवर्स निकालना है। इनवर्स देखो कैसे निकलता है, n1, n1 का इनवर्स, जैसे जहां पे मैं p लिखता था और यहाँ पे 1 मॉड स्मॉल n1, तो यहाँ से आपको n1 का इनवर्स मिलेगा दोस्तों। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, यहाँ पे जो भी नंबर है मल्टीप्लाई करो, -1 करो और डिवाइड करो, अगर डिवाइड होता है तो वही आपका n1। तो ऐसे आपको n2 n3 आपको निकालना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड, इसके बाद आपको ये सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद ये, अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास सम है, ये देखो यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूजिंग सीआरटी। हमें सीआरटी की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है, मॉड 4 है, यहाँ पे क्या है 4 मॉड 5, यहाँ पे क्या है 5 मॉड 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आगे के नंबर से ये a1 a2 a3 है, ये जो नंबर्स है दोस्तों ये क्या है, n1 n2 n3 है। ठीक है सर, अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल N1, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। फिर हमें कैपिटल N1 लेना है, फिर कैपिटल N2 लेना है, फिर कैपिटल N3 लेना है, n डिवाइड बाय N1, n डिवाइड बाय N2, n डिवाइड बाय N3। आपका ये पूरा आंसर आ गया। अब ये आने के बाद दोस्तों अब हमें देखो n1 इनवर्स 1 मॉड n1। अब यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना आया था, 35 है, देखो पीछे, और यहाँ पे 1 मॉड है। अब ये आंसर कैसे आया, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। कैसे आया, मैंने बोला यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज लो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया। जैसे यहाँ पे अब 35 इंटू 1 करूंगा, जो आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, नहीं हो रहा है सर। फिर मैं क्या करूंगा, 35 इंटू 2 करूंगा, -1 करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, सर नहीं हो रहा है। 35 इंटू 3 करूंगा, -1 करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, सर हो रहा है। 26 पूरा डिवाइड करने पे आ रहा है, मतलब 3 पे हमारा आंसर आ रहा है, 26 मत कर देना। सेम ऐसे ही आपको चेक करना है, यहाँ 28 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करो और -1 करो, डिवाइड बाय 5, तो 2 पे ही अपना आंसर आ गया। यहाँ पे अगर आप लोगे तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 पे अपना आंसर आ जाता है। तो ऐसा आपको ट्राई करना है। फिर ये एक्स बार का फॉर्मूला है, a1 n1 n2, a1 आपके पास पीछे है, n1 भी पीछे, n1 इनवर्स यहाँ पे, a2 पीछे है, n2 पीछे, ये पूरा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया दोस्तों, एक्स बार। अब यहाँ पे आपने एक्स बार रखा, मॉड n मतलब ये जो पीछे वाला n है, ये देखो ये n। अब यहाँ पे आपने इसको भी रखा, ये पूरा पार्ट हो गया। ये कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया, जो पीछे था आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1139 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 1139 को डिवाइड किससे करना है, 140 से। डिवाइड किया, आपका 8 पॉइंट समथिंग आंसर आया। मैंने बोला पॉइंट के पहले जो पार्ट है उसको माइनस करो, 8 को माइनस करो, जो आंसर आया दोस्तों उससे हमेशा 140 से मल्टीप्लाई कर दो, 19, सीधा आपका 19 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल स्टेप, ये वाला भी स्टेप आप अपने बुक में चेक कर लेना। बहुत सिंपल स्टेप मैंने आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद हाँ, अगर कभी कभी इसमें ना 2 ही आता है, 2 स्टेप्स आता है, तो मैंने मेरे ना एप्लीकेशन पे डिटेल लेक्चर्स में कवर करा के दिया है, 2 वाला कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अलग नहीं है। और मैंने कोर्सेज का प्राइस भी कम कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको जुड़ना चाहिए। ये 2 वाला पार्ट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना अल्गोरिदम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, RSA अल्गोरिदम। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, तो आपको कवर करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान दो इस अल्गोरिदम के पार्ट पे। देखो दोस्तों इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, PQ आपको दिया रहेगा, P और Q को आप जस्ट मल्टीप्लाई करो, P और Q को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालो, N, और फिर उसके बाद आप फाइन निकालोगे। फाइन कैसे निकालेंगे, P-1 Q-1। तो ये 3 स्टेप आपको समझना चाहिए। सबसे पहले P है, Q है, फिर आपको क्या करना है, N निकालना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, PQ को। फिर आपको क्या निकालना है दोस्तों, फाइन। फाइन कैसे निकालेंगे, P-1 Q-1, इससे आपका क्या आ गया दोस्तों, फाइन। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, E का वैल्यू डिसाइड करना है। E का वैल्यू हमेशा 1 से लेके फाइन के अंदर रहेगा, किसके अंदर रहेगा, 1 से लेके फाइन। पर कहीं कहीं सब में ऐसा मेंशन किया रहता है कि वैल्यू ऑफ E एटलीस्ट 10, मतलब आपको 10 के आगे से उसका वैल्यू चेक करना होगा, फिर 1 से मत लेना। मतलब इसका मतलब 10 के से लेके आपके फाइन के बीच में होगा। अगर आपका फाइन 250 है, मतलब 1 से लेके 250 में आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, पर कौन सा वैल्यू लेना पता है, जिस वैल्यू में जिसका GCD दोस्तों, अगर आपने जो भी वैल्यूज लिया उसका GCD जो है दोस्तों वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे 11 लिया,
और यहाँ पे 121 नहीं चलेगा क्योंकि 11 और 121 का जीसीडी 1 नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे वो मैं आपको सब में बताऊंगा, बस आपको ये समझना है कि ई का वो वैल्यू डिसाइड करना है जिसका जीसीडी 1 आता है। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको दो ही चीज निकालना है, ई निकालना है और डी। डी का तो ये मस्त फॉर्मूला है, 1 प्लस के फाई एन अपॉन ई। यहाँ पे आपको के अलग अलग वैल्यूज रखने हैं और जब पूरा डिवाइड हो जाएगा समझ जाना वही अपना डी का आंसर है। और के का आंसर मत लिखना, डायरेक्ट जो डिवाइड करने का जो फाइनल आंसर आएगा वो अपना डी है। चलो मैं आपको बताता हूं, कोई दिक्कत मत लो। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे P13 Q19 दोनों लिखा, जस्ट मल्टीप्लाई किया 247। Qn कैसे निकालते, P-1 Q-1 216। ये पार्ट तो आपको फट से समझा। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि देखो ई, देखो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की एटलीस्ट 10, मतलब ई का जो वैल्यू 1 से मत लो, 10 से लेके फाइन तक। फाइन का वैल्यू क्या है 216। अब मैंने यहाँ पे ई का वैल्यू 11 क्यों लिया, 10 के बाद एक एक वैल्यू चेक करो ना। अब यहाँ पे अगर आप 11 रखते हो, समझो देखो 11 रखते हो तो 11 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1 इंटू 11। यहाँ पे 216 है, 216 का कोई भी फैक्टर 1 और 11 नहीं होगा दोस्तों। आप करो इसको डिवाइड, 2 इंटू समथिंग आएगा करो, पर उसमें 11 और 1 नहीं आएगा। इससे ये पता चला कि इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 1 है। और अगर 1 है इसलिए अपना 11 राइट है। अगर 11 में, अगर ये दोनों में से कुछ और फैक्टर निकलते तो हम 12 चेक करते, 12 नहीं होता तो 13 चेक करते। ऐसा सब मैंने एप्लीकेशन पे सॉल्व करा है एक और। तो 11 का ई का वैल्यू कितना हो गया, 11। ठीक है सर, ई का वैल्यू अब 11 हमने डिसाइड कर दिया, तो अब आपको डी निकालना है। डी इक्वल टू 1 प्लस के फाइन अपॉन ई। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस फाइन का वैल्यू कितना है 216, फाइन का वैल्यू कितना है 216। अब यहाँ पे आपको के अलग अलग वैल्यूज रखने हैं और कब पूरा डिवाइड होता है। जैसे अगर समझो आपने यहाँ पे 1 रखा, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 216 डिवाइड बाई 11, तो आपका आंसर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 1 नहीं चलेगा सर, अब 2 रखो, 2 रखा नहीं हुआ, नहीं डिवाइड हुआ पूरा। 3 रखो सर, 3 रखा सर, 59 पूरा डिवाइड हुआ। और यहाँ पे 3 आंसर नहीं आएगा। जैसे हम इनवर्स में क्या करते थे, जो रखने पे वैल्यू आता है वो अपना आंसर है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद 59 मिला वो आपका आंसर है। फिर यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन की निकालना, ई एन, ई आपके पास 11 है, एन का वैल्यू कितना 247। बाद में डिस्क्रिप्शन की क्या आएगा दोस्तों, डी एन, डी का वैल्यू कितना 59, 247 हो गया। तो आरएसए एल्गोरिदम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मेट लिटिल थियरम। फॉर्मेट लिटिल थियरम इतना आसान है कि आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेट लिटिल थियरम। अब ये सब पार्ट पूरा का पूरा फॉर्मेट लिटिल थियरम का आपको ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 4 है और यहाँ पे दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मॉड है और यहाँ पे 7 है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये देखो ये अगर इससे एक कम है तो इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है 1। देखो यहाँ पे जो भी नंबर है, पर ये एक सेकेंड ना, यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, सॉरी ये पूरा चले गया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है 4 नहीं चलेगा, प्राइम का कंडीशन होता है। यहाँ पे देखो P जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो मैं ये वाला ही एग्जांपल लेके करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, जस्ट उससे एक छोटा नंबर है। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 28 है, उससे देखो 29 से जस्ट एक छोटा नंबर है 1 है। तो हम फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के सम्स को इसी तरह सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सम की बात करूँ, देखो यहाँ पे 235 मॉड 7 है। अब ये हमारे पास पूरा पार्ट है। मैं क्या करूंगा, 35 से छोटा नंबर, ये 7 से छोटा नंबर कौन सा, 6 है, तो मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और लिखते टाइम क्या लिखूंगा, 6 5 प्लस 5। तो देखो यहाँ पे 6 इंटू 5 प्लस 5। अगर समझो यहाँ पे 6 5 या 2 आता तो 6 5 प्लस 2 रखता। अब आप क्या करने वाले हो दोस्तों, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको ध्यान से समझना होगा। 2 मॉड 7 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। अब दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसके पहला वाला पार्ट आपको अंदर रखना है, इसका ही पहला वाला पार्ट आपको अंदर रखना है। अगर समझो यहाँ 2 होता तो आप यहाँ 2 रखते, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो यहाँ बाहर रखना है। यहाँ दूसरा पार्ट है ही नहीं इसलिए बाहर नहीं रखा। और इसका आंसर आपको पता है 7 से छोटा क्या होता है 6, आंसर क्या आता है 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा 1, 1/1 यही आएगा। और ये 2/5 7। और ये आपको सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 2, देखो 2/5 डिवाइड बाय 7, आंसर कितना आया, जो भी आया 4 पॉइंट समथिंग आया। देखो मैंने यहाँ पे सब लिखा है, माइनस करेंगे 4 से, और जो भी आंसर आएगा दोस्तों उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 4 आया, तो आप यहाँ 4 मॉड 7 लिख सकते हो या तो 4 लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है जो आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे यूलर्स टोस्टेंट फंक्शन, बहुत सिंपल सा पार्ट है यूलर्स टोस्टेंट फंक्शन में। यूलर्स टोस्टेंट फंक्शन में हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे जैसे 75 नंबर्स दिया है, उसके पहले आपको फैक्टराइजेशन निकालना है, जो छोटे क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे 5 इंटू 15 है, तो 15 को अपन 5 3 लिख सकते हैं, तो और 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर इंटू 3। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूलर्स टॉर्शन फंक्शन, बस 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे जो पहला फैक्टर है, 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है, 1 माइनस 1 अपॉन अगर यहाँ पे तीसरा फैक्टर है, नहीं है तो नहीं लिखना है, इनटू जो आपका क्वेश्चन है, और इस पूरे को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 100 है, इसके मैंने पूरे फैक्टर्स निकाले। अब आंसर कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन पहला नंबर क्या है 2, 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा नंबर है क्या 5, और इनटू क्या आएगा दोस्तों 100। तो इस तरह से, और उस पूरे को सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी मैंने बता दिया। अब लास्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों यूलर्स का, वो भी हम कवर कर लेते हैं, तो देन ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ईजी और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम वाले पार्ट पे आपको किस तरह से याद रखना है, सबसे पहले ये फॉर्मेट आप याद कर लो। ए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5m, और विच इज इक्वल टू 1 मॉड m, ये याद रखना है, ये फॉर्मेट। और एक और चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं यहाँ पे कोई नंबर ले रहा हूँ 35, तो 35 अगर समझो ऐसे 5m में, तो आप इसको ना 7 फाइजा लिख सकते हो। तो हमेशा याद रखना, इसको ऐसे नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करो। देखो ये दोनों अगर नंबर देखोगे तो यहाँ पे प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही आप 7 इंटू 5 करोगे, तो आप -1 कर दो, जो आपने इसके पहले वाला थ्योरम पढ़ा था। तो आप इसमें से -1 करोगे तो 6 होगा, इसमें से -1 करोगे तो दोस्तों ये कितना होगा 4, तो ये 24 होगा। तो फाइनली फिर आप इस फॉर्मेट को फिर आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे जो भी ए का वैल्यू होगा, और आप 5m की जगह पे ना फिर ये आंसर लिखोगे, कितना लिखोगे 24, और इक्वल टू क्या आएगा 1 मॉड m। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है हमेशा। अगर सर यहाँ पे कोई और नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल सर 17 आ गया, तो 17 का अगर आप देखोगे तो 17 को किसी का मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो आप 17 को डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 17 लिखोगे, और 17 का एक छोटा नंबर क्या आएगा 16, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 16 आएगा। सर इनकेस अगर सर यहाँ पे 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 13 को एज इट इज रखेंगे, 13 से एक छोटा नंबर क्या था 12, तो यहाँ पे आपका 12 आएगा। तो ये फंडा आपको समझना चाहिए। देखो जैसे ये सम है बाय यूलर्स थ्योरम, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले जो मैंने आपको पीछे फॉर्मेट बनाया, ये फॉर्मेट आपको लिखना है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग वैल्यूज लिखो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हमने ये रखा, तो ए का वैल्यू क्या आएगा ये 4, और हमेशा एम का वैल्यू क्या आएगा लास्ट वाला। हमेशा याद रखना ए और एम हमेशा इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। जीसीडी मतलब 4 का जो फैक्टर है 1 और 1 है, 2 है और 4 है, तो 35 के वो फैक्टर्स नहीं है, ओनली ये दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए इसका जीसीडी क्या है 1 है। अब बाय यूलर्स थ्योरम जो मैंने आपको पीछे फॉर्मेट बोला कि हम इस तरह से इसको लिखेंगे, देखो इस तरह से। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 4, यहाँ एम का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। एम का वैल्यू कितना है दोस्तों 35, और ये, और आपको ये वाले पार्ट का आंसर अलग से निकालना है। देखो 35 को हमने क्या लिखा 7 इंटू 5। अब 7 को आप क्या लिख सकते हो -1, 7 -1 6, 5 -1 4, और इक्वल टू कितना आएगा 24। अब इस प्लेस पे बस आपको 24 रखना है, और ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन लिखो। हाँ अब यहाँ 24 है ना, तो आपको 99 को डिवाइड करना है 24 से। जब आपने डिवाइड किया तो आंसर कितना है 4। अब इसको किस तरह से लिखना है, देखो 24 इंटू 4 प्लस जो भी आया 3। अब इसको लिखना कैसे दोस्तों, 2 ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 मॉड 35, यहाँ पे क्या आएगा 4 मॉड 35, ध्यान दो। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों का फर्स्ट नंबर यहाँ पे 24, इसका फर्स्ट नंबर 3 यहाँ, और दोस्तों ये जो 4 है आप यहाँ लिखोगे, इसमें तो कुछ नंबर ही नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों 4 24 मॉड 35, 4 24 35 का आंसर कितना होता है 1, और ये 4⁻3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 64 मॉड 35। अगर यहाँ पे ग्रेटर नंबर आया तो आप इसको सॉल्व करके छोटा कर सकते हो। कैसे हम सॉल्व करते हैं, जो सेम प्रोसीजर पीछे है, 64 डिवाइड बाय 35, ठीक है 64 डिवाइड बाय 35, जो आंसर है 1 पॉइंट समथिंग, हम 1 को क्या करेंगे माइनस, और माइनस करने का जो आंसर आया उसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर मिला 29, आप इसको मॉड 35 लिख सकते हो। तो आपका सीधा सिंपल यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब सेम टू सेम ऐसा है बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, ये दिया है आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सेम देखो आपने यहाँ पे ए और एम का वैल्यू रखा, ए ये है एम ये है, आपने जीसीडी देख लिया 1 है। बाय यूलर्स थ्योरम ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ 13 है,
13 को हम किसी के मल्टीप्लिकेशन में लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक ही नंबर 13 आ रहा है। 13 से छोटा नंबर -1 करोगे तो क्या आएगा 12, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 रखेंगे, 3 12, और ये वाला पूरा पार्ट सेम है। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन रखना है, हाँ पर उसके पहले 12 को 302 को 12 से डिवाइड करना है। देखो मैंने यहाँ पे किया है, तो देखो यहाँ पे 3 इंटू, इसको आप करोगे 12 इंटू 25 प्लस 2। अब आप इसको फॉर्मेट वाइज किस तरह से लिखोगे, 3 मॉड 13, 3 मॉड 13। अब यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 12, यहाँ पे पहला नंबर 2 है, 35 यहाँ पे देखो 12, 3 रेज टू 12 और मॉड 13 का आंसर कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और 3 रेज टू 2 कितना होगा 9 मॉड 13। अगर यहाँ पे इसके कंपैरिजन छोटा नंबर है तो इसको ऐसे ही रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आया। कैसा लगा दोस्तों मेरा ये लेक्चर, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, और जल्दी जल्दी और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।